नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी एजुकेशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम 2027 में देने वाले हैं। वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का लाया है और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है जो आज की क्लास में लाए हैं, तो सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार अगले सब्जेक्ट का भी वीडियो वायरल ऑब्जेक्ट क्वेश्चन का लाए तो आप सभी की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, आज को जो है हिंदी का पढ़ाने वाले हैं आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। तो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। चलिए, टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा डीबीसी एजुकेशन क्लासेस, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम को जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए, आज का पहला जो है क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। देखिए, जीरो लेवल से शुरू करेंगे और हाई लेवल तक हम जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग पहले हल्का हल्का क्वेश्चन है, उसके बाद धीरे धीरे है ना भारी क्वेश्चन में जाएंगे। चलिए, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो आपसे पूछा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। और आपसे यह भी पूछ सकता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है ना जन्म जो है किस परिवार में हुआ था। तो दलित परिवार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, है ना। दलित परिवार में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। और यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता का नाम क्या है। तो माता का नाम आपको कमेंट बॉक्स में दिए। और अब पिता का नाम आपको क्या पूछा है, तो पिता का नाम यदि आपको आपसे पूछेगा तो आप जब बताइएगा राम जी, है ना, राम जी सकपाल, है ना, राम जी, है ना, राम जी, है ना, सकपाल, राम जी सकपाल आपको बताइएगा। और आपसे पूछेगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 हुआ था और मृत्यु कब हुआ था। तो मृत्यु पूछेगा तो है ना, आपसे पूछेगा तो मृत्यु 1900, है ना, 1956 में कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में हुआ था। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है किस, है ना, कहाँ पर हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था, आपको याद रखना है। इस एक क्वेश्चन से हाँ आपको 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। ये क्वेश्चन पूछा ही गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु जो है कब और कहाँ हुआ था। तो 1956 में दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना, B.R. अम्बेडकर, आपको याद रखना है। चलिए, अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, याद रखिएगा महू मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों, क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार आपसे पूछा गया है, तो 20 के दांत कौन होगा, नलिन बिलोचन शर्मा। नलिनी बिलोचर शर्मा आपसे पूछेगा 20 के दांत के कहानीकार कौन है, नलिनी बिलोचर शर्मा। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, है ना, जिसमें स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 20 के दांत पाठ की विधा है ना। 20 के दांत कौन सी विधा है, तो 20 के दांत जो है कहानी है। ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए, अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है नलिनी बिलोचन शर्मा, है ना, नलिनी बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। तो आपसे पूछा है नलिनी बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। तो सन 1969 में, है ना, ऑप्शन, है ना, सन 1959 में। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। सन 1959 में नलिनी बिलोचन शर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे, कहाँ पर। चलिए, अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है खोखा खोखी किस शब्द है। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तो याद रखना है खोखा खोखी जो है
बंगाल भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया 11 नंबर, सेन साहब की, है ना, सेन साहब की कितनी लड़की थी? तो सेन साहब की 5 लड़की है। आलो, शेफाली, रजनी, आरती और एक का आपको आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मदन अक्सर किसके हाथे, है ना, मदन जो है अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो मदन जो है अपने पिता के हाथ से पीटे थे, तो अपने पिता से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब जो है अपने पुत्र खोखा को क्या बनना चाहते थे? तो बिजनेसमैन या इंजीनियर। ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? भारत से हम क्या सीखे रचनाकार आपसे पूछा गया है, तो याद रखिएगा, भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मूलर। ऑप्शन आपका ए, है ना, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया था? संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया था? तो मैक्स मूलर ने। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, मैक्स मूलर ने। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती आपसे पूछा किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन का बी बिल्कुल, है ना, सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की? तो महारानी विक्टोरिया जो है नाइट की उपाधि जो है किसे प्रदान किए थे? तो डॉक्टर, है ना, डॉक्टर नहीं, मैक्स मूलर को। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो डेसाई नामक जर्मनी में, डेसाउ नामक जर्मनी में हुआ था, आपको याद रखना है। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मेघदूत, है ना, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद जर्मन भाषा में किसने किया था? तो मेघदूत जो है ना, मेघदूत नामक पुस्तक, मेघदूत एक पुस्तक है जो है ना, जो जर्मन में भाषा में किसने अनुवाद किए थे? तो, है ना, आपसे पूछ, है ना, तो आपका आंसर जो हो जाएगा मैक्स मूलर ने किए थे। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला नंबर आपसे पूछा गया है, दारिस नामक सोने के सिक्के से घारा कहाँ पर मिला था? तो दारिस नामक सोने के सिक्का से भरा घारा किसे मिला, है ना, कहाँ पर मिला था? तो वाराणसी के पास, है ना, वाराणसी के पास मिला था, है ना, किसे मिला? तो वारंग हेस्टिंग को मिला था बहत्तर नामक दारिक सोने के सिक्का। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, है ना, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? है ना, मैक्स मूलर का जन्म आपसे पूछा गया कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। आप लोग कमेंट बॉक्स में, है ना, बताइएगा, है ना, मैक्स मूलर का है ना मृत्यु, है ना, मैक्स मूलर का मृत्यु जो है कब हुआ था? मैक्स मूलर का मृत्यु कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगला नंबर आपका क्वेश्चन पूछा गया है, सर विलियम जोन्स ने, है ना, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1783 ईस्वी में। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, 1783 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन पूछता है ना, पूछा गया है, दारिस नामक सोने के सिक्के से भारा घारा किसे मिला था? तो दारिस नामक सोने के सिक्के से भारा घारा किसे मिला था? वह, है ना, वारंग हेस्टिंग्स को मिला था। कहाँ पर मिला था? तो वाराणसी में, है ना, है ना, वाराणसी में मिला था, आपको याद रखना, वाराणसी में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल को दबा लीजिएगा ताकि इसी प्रकार का कंटेंट आपको बीच डिलीवर हो सके। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उसे भी यह वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल सके। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कामसूत्र किनकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? तो वात्स्यायन अग्नि की रचना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब मिल जाएगा और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा डीबीसी, है ना, है ना, डीबीसी, है ना, डीबीसी एजुकेशन क्लासेस, है ना, डीबीसी जो है एजुकेशन, है ना, एजुकेशन क्लासेस आपको सर्च कीजिएगा तो टेलीग्राम पर जो इस चैनल का लोगो इसी प्रकार का लोगो आएगा, उस पर आपको क्लिक करके जुड़ जाइएगा। चलिए अगला नंबर कुछ पूछा गया है, और अपने बड़े भाई बहन को
है नहीं जानते तो बड़े भाई बहन को आपको एक चैनल है DBC आर्ट्स क्लासेस, उस पर आर्ट्स का संपूर्ण तैयारी जो कराया जाता है क्लास है ना 12th के लिए, है ना। तो क्लास 12th के लिए आप लोग अपने बड़े भाई को जरूर बताइएगा। चलिए आपका पहला है ना 24 नंबर क्वेश्चन है, मानव है ना जो है ना प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? तो है ना नाखून था, ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून जो है क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? तो याद रखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, कौन सी विधा आपसे पूछेगा, है ना विधा। तो विधा आपसे पूछेगा तो देखिए मतलब ललित निबंध है, क्या है ना ललित, है ना ललित, ललित निबंध आपको याद रखें ललित निबंध है। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 26 नंबर, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? तो सब है ना पुराने जो है अच्छे नहीं होते और सब है ना खराब, है ना सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? तो कालिदास। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे है ना कहा है? तो द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी नाखून को कहा है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नाखून का इतिहास जो है किस पुस्तक में मिलता है? तो कामसूत्र में। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा कामसूत्र में। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, दधीचि की हड्डी से क्या बना है? तो दधीचि की हड्डी से क्या बना है? तो इंद्र का वज्र। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कौन सा पाठ लिखा गया है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं कौन सी विधा है? तो ललित है ना ललित है निबंध है, ललित निबंध है, आपको याद रखना है ना निबंध है, आपको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्थक का अर्थ क्या होता है? सिर्थक का अर्थ क्या होता है? तो मोम होता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, सिर्थक का अर्थ मोम होता है। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता। पुराने का जो मोह है सब समय वांछनीय नहीं होता, इस किस लेखक की पंक्ति है? तो मैं है ना किस लेखक की पंक्ति है? तो क्या देखेगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर अगर सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, 33 नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। नाखून किसका प्रतीक है? नाखून जो है किसका प्रतीक है? तो नाखून पशुता की प्रतीक है। ऑप्शन का है ना सी है ना बी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, नाखून का है पशुता का प्रतीक है। अगला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार आपसे पूछा गया है। तो नागरी लिपि तो गुणाकर मूल्य। ऑप्शन होकर ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, है ना ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेपाली भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपको याद रखना देवनागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। नागरी है ना नेपाली भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और हिंदी भाषा किस लैंग्वेज में? हिंदी। तो हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए अगला नंबर कुछ पूछा गया है, मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किसे देवनागरी लिपि की संज्ञा दी गई है? तो किसे देवनागरी लिपि की संज्ञा दी गई है? काशी को है ना देवनागरी लिपि की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। चलिए अगला नंबर कैसे पूछ है ना क्वेश्चन पूछा गया है, केरल के शासक को है ना केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर के है ना वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? तो केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि के है ना में लिखी गई है? तो देवनागरी लिपि में है ना नंदी लिपि में, है ना नंदी नागरी लिपि में। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, नंदी नागरी लिपि में। विजयनगर है ना विजयनगर के राजाओं के लेखों में, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या माना गया है? तो नंदी नागरी लिपि। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, किस शासक ने अपने है ना किस शासक ने अपने सिक्कों पर
राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामस्या शब्द का अंकित करवाया था? तो चन अकबर ने कराया था। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकबर ने कराया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, हिंदी लिपि है ना, हिंदी जो है लिखी जाती है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदी जो है देवनागरी में लिखी जाती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? 8वीं और 11वीं सदी में। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, रामायण की रचना किस भाषा में की गई है? तो रामायण की रचना जो है किस भाषा में की गई है? तो रामायण आपसे पूछा है, तो रामायण संस्कृत भाषा में की गई है। ऑप्शन नंबर है ना ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामायण के रचनाकार आपसे पूछेगा कौन है? तो रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि है। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो नागरी लिपि जो है एक भाषण है, निबंध है या कहानी है? तो नागरी लिपि जो है एक निबंध है। इस क्वेश्चन को आंसर आप एक बार देख लीजिएगा, मेरे अनुसार ये आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन एक बार इसे छले समय क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बेतमा दानपत्र किस समय का है? बेतमा दानपत्र किस समय का है? तो 1020 ईस्वी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय लिपियों की कहानी किस है ना, भारतीय लिपियों की कहानी जो है किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो गुणाकर मूल्य की। ऑप्शन कर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तमिल मलयालम तेलुगु तमिल तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं है। तो तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं है दक्षिण भारत की। ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अंतिम क्वेश्चन है, नागरी लिपि का आरंभ लेख है ना, नागरी लिपि का आरंभ लेख हमें कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिलते हैं नागरी लिपि का आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलता है? तो दक्षिण भारत से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में आपको कितना सही हुआ? 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए है ना, कितना? तो 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए, 50 में से आप लोग को कितना सही हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं की, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो तब तक जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।